नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के लिए आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। उसने सोमवार को इस संबंध में एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। आयोग ने कहा कि यह उसका संवैधानिक अधिकार है कि वह यह तय करे कि मतदाता की नागरिकता की शर्त पूरी होती है या नहीं। हालांकि किसी व्यक्ति की नागरिकता सिर्फ इस आधार पर समाप्त नहीं होगी कि उसे मतदाता के रूप में अयोग्य ठहराया गया है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में होने वाले चुनावों से पहले एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एसआईआर पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड पर भी विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आयोग को 21 जुलाई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने और मामले को 28 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा था। अब इसी बीच आयोग ने कल यानी 21 जुलाई को हलफनामा दाखिल किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी सांसदों ने बिहार में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र का कत्ल है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि वोट काटने की और मनमाने वोट जोड़ने की साजिश चल रही हो तो राज्यसभा के चलने या ना चलने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा एसआईआर का नहीं है, ये मुद्दा भारत के लोकतंत्र का है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर और एक इमारत में 5,000 वोटर और एक मकान और घर में हजार वोटर और कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश से वोटर लाए जा रहे हैं और बिहार में भी पता नहीं कहां से वोटर लाए जा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बेहद चौंकाने वाला करार देते हुए ऐलान किया है कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बता दें कि यह फैसला 21 जुलाई 2025 को सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की विफलता का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 189 लोगों की मौत हुई और 824 लोग घायल हो गए थे। 2006 में मुंबई के पश्चिमी रेलवे के उपनगरीय ट्रेनों में 11 मिनट के अंतराल पर 7 धमाके हुए। यह धमाके उपनगरीय ट्रेनों के पहले दर्जे के डिब्बों में रखे गए प्रेशर कुकर बम से कराए गए थे। इस मामले में मकोका की विशेष अदालत ने सितंबर 2015 में 12 लोगों को दोषी करार दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक विशेष अदालत ने 5 दोषियों को मृत्युदंड और 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके लगभग 1 दशक बाद यानी कल सोमवार को अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 लोगों को बरी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद मंगलवार की दोपहर एक्स पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति पद सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की वजह को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी प्रतिक्रिया आई है। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, सरकार जाने और वो ही जाने, क्योंकि ये उनकी और सरकार की इच्छा है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के शामिल न होने को लेकर सवाल उठाया था। अब इस मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बैठक में शामिल न होने का कारण बताते हुए कहा कि वह संसदीय कार्यों में व्यस्त थे। जेपी नड्डा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि किरण रिजिजू और मैं उपराष्ट्रपति की बुलाई गई 4:30 बजे वाली बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए, क्योंकि हम किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गए थे।
इसको लेकर माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को सूचना दे दी गई थी। इसके अलावा मैंने राज्यसभा में जो बात कही कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा, यह विपक्ष की टोका-टोकी करने वाले सांसदों के लिए थी, ना कि चेयर के लिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर मंगलवार को एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का जिक्र किया। जयराम रमेश ने लिखा कि कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अधिकतर सदस्यों ने हिस्सा लिया। कुछ चर्चा के बाद कमेटी ने शाम 4:30 बजे फिर से बैठक करने का निर्णय लिया। जयराम रमेश का कहना है कि शाम को दोबारा हुई बैठक में नड्डा और रिजिजू नहीं आए और इस बारे में जगदीप धनखड़ को सूचित भी नहीं किया गया था। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। जयराम रमेश ने लिखा कि धनखड़ ने इस्तीफे की वजह अपनी सेहत बताई है, जिसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उनके इस्तीफे के पीछे और गहरे कारण हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है, साथ ही यह उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। जगदीप धनखड़ के भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जाने पर विपक्ष की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया है। संजय राउत ने आशंका जताई कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। संजय राउत ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होना कोई सामान्य घटना नहीं है। जहां तक मैं उनको जानता हूं, वह ऐसे मैदान छोड़ने वाले आदमी नहीं हैं, वह लड़ने वाले व्यक्ति हैं। उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, कल मैंने उनको देखा है। राउत ने आगे कहा कि सितंबर में बहुत कुछ होगा, देखते जाइए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला दिया। इसी पत्र में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के आधार पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। उपराष्ट्रपति ने इस पत्र को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है। राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र में जगदीप धनखड़ ने लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। जगदीप धनखड़ ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि मुझे संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और सम्मान मिला वह जीवन भर मेरे हृदय में बना रहेगा। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को कार्यवाही शुरू होते ही महागठबंधन के विधायकों का भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायक फील्ड में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंच गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारा लगाने लगे। उनकी मांग थी कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को वापस लिया जाए। विपक्ष के हंगामे को देखकर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के विधायक नीतीश चुप्पी तोड़ो और मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वाराणसी की एक निचली अदालत से मिली राहत एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने सिख समुदाय को लेकर अमेरिका में टिप्पणी की थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि निचली अदालत याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा के एप्लीकेशन पर गुण और दोष के आधार पर सुनवाई करे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 10 सितंबर 2024 को अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदायों के लोगों से बात करते दौरान सिख समुदाय पर टिप्पणी की थी। निचली अदालत ने पिछले साल 28 नवंबर को इस संबंध में नागेश्वर मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे सोमवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत अब इस मामले पर सुनवाई करेगी और अगर फैसला याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा के पक्ष में आता है तो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ढाका में एक स्कूल की इमारत से टकराए बांग्लादेश वायुसेना के प्रशिक्षण लड़ाकू विमान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। बता दें कि चीन में निर्मित प्रशिक्षण लड़ाकू विमान F-7 BGI विमान सोमवार को उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद यांत्रिक खराबी के कारण ढाका के उत्तरा क्षेत्र के दियाबारी स्थित माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज की 2 मंजिला इमारत से टकरा गया।
मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के विशेष सलाहकार सईदुर रहमान ने पत्रकारों को बताया कि अब तक मृतकों की संख्या 27 हो गई है और उनमें से 25 बच्चे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.